नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सम्मान 94 पे। दोस्त, आज का हमारा सेशन आधुनिक भारत का इतिहास का है, जिसे हम घटना चक्र जीएस दृष्टि बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो आने वाली आगामी एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, रेलवे एंड अदर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में कुल मिला के 7 टॉपिक दिया हुआ है, तो चलिए हम इन सारी टॉपिक को बहुत कम समय में रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा सम्मान 94 को ज्वाइन कर लेंगे। आज का जो प्रथम टॉपिक है उसका नाम है आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत में आए। वास्को डी गामा के बारे में देख लेते हैं। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया था? तो 1498 में किया था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया था? तो 1498 में किया था। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वास्को डी गामा था। इसकी सहायता करने वाले व्यक्ति कौन था? तो इसकी सहायता करने वाले व्यक्ति का नाम था अहमद इबन मजीद। इस समुद्री यात्रा में इसकी सहायता करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो अहमद इबन मजीद था। कालीकट के शासक जैमोरिन के द्वारा इसका भव्य स्वागत किया जाता है। किसका? वास्को डी गामा का। कालीकट के कहाँ के शासक? कालीकट के शासक किसके द्वारा? जैमोरिन के द्वारा इसका भव्य स्वागत किया जाता है। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से कितना गुना लाभ कमाया? तो 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। हम देख लेते हैं फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बारे में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के आया था 1505 में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। कब बन के आया था? तो 1505 में बन के आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने किया था। कहाँ पे किया था? किस वजह से किया था? तो आपका हिंद महासागर में प्रभुत्व की स्थापना हेतु किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का आपका देने वाला व्यक्ति कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। और ये आपका किस महासागर में किया था? तो हिंद महासागर में प्रभुत्व की स्थापना हेतु किया था। आगे हम देख लेते हैं। अगला वायसराय जो है आपका आता है आपका अल्फांसो द अल्ब्रुक। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अल्फांसो द अल्ब्रुक को कहा जाता है। 1510 में याद रखेंगे डेट। 1510 में बीजापुर के शासक कहाँ के शासक? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। 1510 में घटना कब की है? 1510 की है। बीजापुर के शासक कहाँ के शासक? बीजापुर के शासक जिनका नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह था। उसे गोवा छीनने का काम कौन करता है? तो अल्फांसो द अल्ब्रुक करता है। कब की यह घटना है? 1510 की है। मलक्का एवं हरमुज जो फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, पर अधिकार करने का काम कौन करता है? तो अल्फांसो द अल्ब्रुक करता है। मलक्का एवं हरमुज कहाँ पे है? फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, पर अधिकार करने का काम कौन करता है? तो अल्फांसो द अल्ब्रुक करता है। कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण 1503 में किसने करवाया था? तो किसने करवाया था आपका? तो आपका फ्रांसिस्को द अल्ब्रुक ने करवाया था। तो कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण 1503 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम आपका पुर्तगाली जो है दुर्ग का निर्माण, यूरोपीय कंपनी दुर्ग का निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो कोचीन में हुआ था। कब हुआ था? तो 1503 में हुआ था। अगला हम पॉइंट देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभिक वर्ष के बारे में देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक वर्ष के बारे में देख लेते हैं। 1599 ईस्वी इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा स्थापना। 1599 की अगर बात करते हैं, इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार
पत्र प्रदत्त 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए आपका अधिकार पत्र दिया जाता है? तो 15 वर्षों के लिए दिया जाता है। दिसंबर 1600 की घटना क्या है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, याद रखेंगे, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार पत्र कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 15 वर्षों के लिए दिया जाता है। भारत के तत्कालिक मुगल बादशाह उस समय का कौन था? तो उस समय के अकबर थे। उस समय के आपका अकबर थे। 16 से 11 की अगर बात करते हैं, कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ पे बनाया गया? मछलीपट्टनम में। कब? 1611 में। उस समय का तत्कालिक मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था। उस समय का तत्कालिक मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर था। 1613 की घटना है, सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना की स्थापना कहाँ हुआ? 1613 में। 1613 में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना की स्थापना कहाँ पे हुआ? तो सूरत में हुआ। यह प्रथम अस्थायी कारखाना था। कहाँ पे? सूरत में इसकी स्थापना होता है। कब? 1613 में। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं। इसका मूल नाम क्या था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, है ना। इसका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। इसकी स्थापना कब होती है? 1664 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब होती है? 1664 में होती है। इसके संस्थापक कौन थे? तो कॉलवर्ट थे जो लुई 14वें के मंत्री थे। किसके? लुई 14वें के मंत्री थे। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे आपके कॉलवर्ट थे, और क्या लुई 14वें के मंत्री थे। निर्माण किसके द्वारा किया था? राज्य के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा? राज्य के द्वारा किया जाता है। खर्च हेतु धन राज्य द्वारा प्रदत्त होता है। 1667 में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना होता है। 1667 की जो घटना है, फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत की तरफ रवाना होता है। 1668 की घटना की अगर बात करते हैं, 1668 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना। क्वेश्चन पूछेगा कि आपका 1668 में की घटना क्या है? तो सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1668 में होता है। और फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना कहाँ पे होता है? तो ये सूरत में होता है इसकी स्थापना। वहीं 1669 में मछलीपट्टनम दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापित किया जाता है। वहीं 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम देख लेते हैं। अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जॉब चारनाक। अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती, हुगली के स्थान पर किसको चुना जाता है? सूतानुती का चयन करने वाला कासिम बाजार फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो जॉब चारनाक था। अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती का चयन करने वाला कासिम बाजार फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जॉब चारनाक था। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 में। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 में। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन था? तो बिहार था। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य का नाम क्या था? तो आपका बिहार था। किसका उत्पादन के लिए? अफीम का उत्पादन करने के लिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं, पुर्तगालियों को शब्बाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? थॉमस वेस्ट था। पुर्तगालियों को शब्बाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो थॉमस वेस्ट था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा के रूप में प्रयोग करने वाले यूरोपीय शक्ति का नाम क्या था? तो पुर्तगाली लोग थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाले यूरोपीय शक्ति कौन था? तो पुर्तगाली था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के भारत में आने का क्रम क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ लेता है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के भारत आने का क्रम क्या था? तो पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद डेन आते हैं, उसके बाद आपका फ्रांसीसी आते हैं। पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं, फिर आते हैं आपका डच आते हैं, फिर आपका अंग्रेज आते हैं, फिर आपका डेन आते हैं, और उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 तथा सबसे अंत में जाने वाले 1661 वाले यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो वो पुर्तगाली थे।
भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? 1498 में पुर्तगाली आते हैं तथा सबसे अंत में जाने वाले कब जाते हैं? 1661 में जाने वाली यूरोपीय शक्ति का नाम क्या था? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सबसे प्रथम आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। यूरोपीय शक्ति में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगाली व्यापारियों ने। यूरोपीय शक्ति में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का काम किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था कन्नूर में। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? तो कन्नूर में किया था। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? कन्नूर में किया था। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों का पूरी तरह से नष्ट करने का काम किसने किया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किया गया था। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया किसने किया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा किया गया था। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट करने का काम किसने किया था? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा किया गया था। मछलीपट्टनम प्रथम डच व्यापार फैक्ट्री का स्थापना स्थल। मछलीपट्टनम क्या था? प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना स्थल था। मछलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना स्थल था। पिपली डचों के बंगाल में प्रथम कंपनी फैक्ट्री का स्थापना स्थल 1627 में। पिपली जो है आपका कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी फैक्ट्री का स्थापना था 1627 में। डचों ने आपका बंगाल में फैक्ट्री खोला था कब? पिपली नामक स्थान पे कब खोला था? 1627 में खोला था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, विभिन्न यूरोपीय कंपनियां की स्थापना वर्ष। विभिन्न यूरोपीय कंपनी की स्थापना वर्ष के बारे में हम देखेंगे। विभिन्न यूरोपीय कंपनी की स्थापना वर्ष के बारे में हम देखेंगे। 1498 में जो है आपका एस्टादो द इंडिया के नाम से पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होता है। एस्टादो द इंडिया के नाम से पुर्तगाली कंपनी का स्थापना कब होता है? 1498 में होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका 1599 में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना आपका 1599 में होता है। 1599 में होता है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में होता है। वही हम बात कर लेते हैं बेरिंग द ओस्ट इंडियस कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना कब होता है? आपका 1602 में होता है। इसकी स्थापना कब होता है? 1602 में होता है। बेरिंग द ओस्ट इंडियस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1602 में होता है। उसके बाद है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में होता है। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? 1616 में होता है। वही हम बात कर लेते हैं 1664 में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस ये फ्रांसीसी कंपनी है। कब इसकी स्थापना होता है? तो 1664 में होता है। सर्वप्रथम जो कंपनी की स्थापना होता है उसका नाम पुर्तगाल होता है। उसके बाद आपका कंपनी की स्थापना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। उसके बाद होता है आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। उसके बाद आपका डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। उसके बाद आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। कब? 1664 में। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण संधियां के बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण संधियां कौन कौन सी महत्वपूर्ण संधियां हुई? तो इलाहाबाद की संधि के बारे में हम देख लेते हैं। पहले इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुआ था वो कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की जो संधि हुआ था, प्रथम संधि की बात करें तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इसमें एक पक्ष अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। इसमें जो आपका 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि हुआ था, जिसमें किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। वहीं 4 दिन के बाद यानी 16 अगस्त 1765 को एक पक्ष अंग्रेज और अवध के नवाब शुजा उदौला के मध्य होता है। द्वितीय संधि किसके मध्य होता है? तो इसका आपका प्रथम संधि के 4 दिन के बाद यानी 16 अगस्त 1765 को अंग्रेज और अवध के नवाब शुजा उदौला के मध्य होता है। ये हम बात कर लेते हैं मंगलौर की संधि कब होता है? तो मंगलौर की संधि 1784 में होता है। मंगलौर की संधि कब होता है? 1784 में होता है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य किसके मध्य होता है? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य होता है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य होता है।
कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। कब होता है? 1784 में होता है। वही हम देख लेते हैं मद्रास की संधि कब होता है। तो मद्रास की जो संधि है 1769 में होता है, 1769 में होता है, 1769 में होता है। किसके मध्य होता है? तो हैदर अली और अंग्रेज़ के मध्य होता है, हैदर अली और अंग्रेज़ के मध्य होता है। वही हम बात कर लेते हैं सालवाई की संधि के बारे में। सालवाई की संधि कब होता है? 1782 में होता है, 1782 में होता है, 1782 में होता है। और आपका एक पक्ष था अंग्रेज और दूसरा पक्ष था मराठा। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र के बारे में देख लेते हैं। डच का कौन कौन सा केंद्र कहाँ कहाँ पे इसने केंद्र स्थापित किया था उसके बारे में देख लेते हैं। इनका केंद्र अहमदाबाद में भी था। कहाँ पे था? अहमदाबाद में भी था। नागपट्टनम में भी था। कहाँ पे? नागपट्टनम में भी था। चिंसूरा में भी किसका था? चिंसूरा में भी आपका डच का ही केंद्र था। चिंसूरा में भी डच का केंद्र था। मछलीपट्टनम में भी आपका डच का केंद्र था। सूरत में भी डच का केंद्र था। सूरत में भी डच का केंद्र था। पिपली में भी डच का केंद्र था। पिपली में भी डच का केंद्र था। वही हम बात कर लेते हैं भरूच में भी इसका केंद्र था। भरूच में भी इसका केंद्र था। भरूच में भी इसका केंद्र था। डच का केंद्र आगरा में भी था। डच का केंद्र आगरा में भी था। डच का केंद्र कोचीन में भी था। अब हम देख लेते हैं अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है? 1746 से 48 के मध्य। 1746 से 1748 के मध्य किसका युद्ध होता है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है? 1746 से 1748 के मध्य होता है। इसका तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज कैप्टन वर्नेड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार। इसका तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज कैप्टन वर्नेड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लिया जाता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र है ना। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार एक्सला सापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो जाता है। कर्नाटक की जो प्रथम युद्ध की जो है आपका शांति होता है किसके तहत हो जाता है? आपका एक्सला सापेल की संधि के द्वारा। कर्नाटक के प्रथम युद्ध 1746 से 48 के मध्य होता है। इसकी समाप्ति एक्सला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। वाडिवास के युद्ध की अगर बात करते हैं, वाडिवास के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांस के मध्य हुआ था। वाडिवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। 1760 में कब हुआ था? 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था। इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? अंग्रेज की तरफ से आयरकुट थे। अंग्रेज की तरफ से आयरकुट थे। वहीं हम फ्रांसीसी सेना की बात करें तो काउंट डी लाली थे। परिणाम क्या होता है? अंग्रेज विजेता हो जाता है। वाडिवास का युद्ध कब होता है? वाडिवास के युद्ध के साथ ही फ्रांसीसी का बोरिया बिस्तर समेटा जाता है। आपका वाडिवास युद्ध के साथ ही क्या होता है? फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर बंध जाता है। और इसका आपका किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस के मध्य हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1760 में हुआ था। अंग्रेजी सेनापति कौन था इसमें? आपका आयरकुट था। और वहीं पे हम बात करते हैं फ्रांसीसी सेना का परिणाम फ्रांसीसी सेना का नेता कौन था? तो काउंट डी लाली था। परिणाम क्या होता है? अंग्रेज यहाँ पे जीत जाता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका हमारा महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में देख लेते हैं। 1505 की जो घटना है, 1505 की जो घटना है फ्रांसिस्को द अल्मेडा का आगमन होता है। वही अंजदीप कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता करता है। यानी 1505 की जो घटना है फ्रांसिस्को द अल्मेडा का आगमन होता है। उसने अंजदीप कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण करवाया। वही हम देख लेते हैं 1529 से 1538 के बीच की जो घटना है उसके बारे में। 1529 से 1538 के जो बीच की घटना है उसमें आपका गवर्नर कौन था? पुर्तगाली गवर्नर कौन था 1529 से 1538 के बीच में? तो नीनो डी कुन्हा था पुर्तगाली गवर्नर। 1529 से 1538 के बीच में आपका पुर्तगाली का गवर्नर कौन था? तो नीनो डी कुन्हा था। वही हम बात कर लेते हैं 1534 ईस्वी की। तो इस समय जो बंगाल का शासक कौन था? बंगाल का शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद शाह। 1534 की घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो गयासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का क्या था? शासक था। सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों की फैक्ट्री की स्थापित करने की अनुमति कौन दे देता है? आपका
तो गयासुद्दीन महमूद शाह। 1534 की अगर घटना को हम देखेंगे तो उसमें बंगाल का शासक कौन था, तो आपका गयासुद्दीन महमूद शाह था। सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, वर्ष 1961 की घटना के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1961 की घटना के बारे में देख लेते हैं। पुर्तगाली शक्ति का क्या होता था, भारत से वापसी हो जाता है। पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन हो जाता है। कब? 1961 में। 1961 की जो घटना है, पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन हो जाता है। मैनुअल एंटोनियो और बार्सलो ए सिल्वा गोवा का पुर्तगाली गवर्नर था उस समय। मैनुअल एंटोनियो और बार्सालो ए सिल्वा गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। कब? 1961 में। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, 1661 की घटना के बारे में देख लेते हैं। 1661 की घटना के बारे में देख लेते हैं। चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड के जो सम्राट थे, चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के क्या थे, आपके सम्राट थे। चार्ल्स द्वितीय जो क्या थे, इंग्लैंड के सम्राट थे। उनका जो विवाह है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। क्या होता है? विवाह होता है। 1661 की घटना है। चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के सम्राट थे, उनका जो विवाह है आपका पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। और दहेज में जो है उनको क्या मिलता है? दहेज के रूप में पुर्तगाली की तरफ से उनको मुंबई दिया जाता है। दहेज के रूप में क्या दिया जाता है? मुंबई प्राप्त होता है। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। अब हम देखते हैं 1668 की घटना के बारे में। 1668 की घटना क्या है? 1668 की घटना है चार्ल्स द्वितीय के द्वारा 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, कितना? 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अपने मुंबई को दे देते हैं। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई है ना, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई जो है आपका 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। कब की घटना है? 1668 की यह घटना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, रंजीत सिंह ने तोपों, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए थे। कहाँ पे किए थे? तो लाहौर और अमृतसर में। रंजीत सिंह ने तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाना स्थापित किए थे। कहाँ पे किए थे? तो लाहौर और अमृतसर में। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद करवाया है। किसमें? संस्कृत भाषा में। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद करवाया है संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिरों में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान था। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी, कौन सा देवी? शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम क्या था? टीपू सुल्तान था। वो मंदिर कहाँ का था? श्रृंगेरी देवी का मंदिर था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त कब किया? तो 1818 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा को समाप्त करने का काम किया। कब? 1818 में। उस समय का गवर्नर कौन थे? आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। द पायनियर समाचार पत्र का आरंभ कब होता है? 1865 में। द पायनियर समाचार पत्र का आरंभ कब होता है? 1865 में। इलाहाबाद से किया था। किसने किया था? जॉर्ज एलन ने। द पायनियर समाचार पत्र का आरंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से किया गया था। करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉर्ज एलन। द पायनियर समाचार पत्र का आरंभ 1865 में होता है। कहाँ से? इलाहाबाद से होता है। शुरुआत किसने किया था? जॉर्ज एलन ने किया था। 1878 में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका थी अमृता बाजार पत्रिका। 1878 में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका का नाम क्या था? अमृत बाजार पत्रिका था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम। राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम ये पारित कब किया गया? तो राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम पारित कब किया गया? तो 1876 में। कब पारित किया गया? 1876 में। पारित प्राधिकारी कौन थे? ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। प्रावधान क्या था?
महारानी विक्टोरिया भारत की समाग्री नियुक्त की गई। महारानी विक्टोरिया भारत की समाग्री कब नियुक्त की गई? 1876 में। महारानी विक्टोरिया भारत की समाग्री यानी रानी कब घोषित की गई? 1876 में। राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम पारित कब किया गया? 1876 में। पारित प्राधिकरण किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया। इसमें प्रावधान क्या था? महारानी विक्टोरिया भारत की समाग्री नियुक्त की गई कब? 1876 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में देख लेते हैं। इसका प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय इसका प्रस्तुत किया गया था। अधिनियम तिथि कब? 26 जुलाई 1856। 26 जुलाई 1856। तत्कालीन गवर्नर कौन थे उस समय के? तत्कालीन गवर्नर कौन थे? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका प्रस्तुत किसके समय किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था। अधिनियम ये तिथि जो है आपका 26 जुलाई 1856। और तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम के समय? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। नियम 15 किसके द्वारा? नियम 15 के द्वारा विधवा विवाह क्या कर दिया? वैध कर दिया गया। नियम 15 के द्वारा विधवा विवाह को वैध कर दिया गया। उत्पन्न संतान भी वैध कर दिए गए। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। मुर्शिद कुली खां के बारे में देखते हैं जो आपका बंगाल के प्रथम शासक थे। मुर्शिद कुली खां के बारे में देख लेते हैं जो बंगाल के प्रथम शासक थे। अंतिम गवर्नर की बात करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त किया गया मुर्शिद कुली खां को। इजारा व्यवस्था की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां थे। इजारा व्यवस्था को शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे। भूमि बंदोबस्त से आरंभ। इजारा व्यवस्था क्या था? भूमि बंदोबस्त में आरंभ किया जाता था। राजधानी क्या था? राजधानी इन्होंने क्या करता है? ढाका से मकसूदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद यानी मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का काम किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खां ने किया था। अंतिम गवर्नर कौन थे? आपका मुर्शिद कुली खां थे। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त किए गए थे। इजारा व्यवस्था की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मुर्शिद कुली खां था। इसमें क्या होता था? भूमि बंदोबस्त आरंभ होता था। राजधानी जो क्या था आपका? ढाका से मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया। इसमें राजधानी चेंज होता है कहाँ से? ढाका से मकसूदाबाद यानी कि मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया जाता है। अलवर्दी खां के बारे में देख लेते हैं। अलवर्दी खां 1740 से 1756 तक रहे। अलवर्दी खां 1740 से 1756 तक इनका कालखंड रहा। यूरोपीय शक्ति की तुलना किससे की है? मधुमक्खी से किया है। यूरोपीय शक्ति की तुलना मधुमक्खी से किया है। किसने किया? अलवर्दी खां ने किया है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूरोपीय शक्ति की तुलना मधुमक्खी से किसने किया है? तो आपका अलवर्दी खां ने किया है। प्रसिद्ध कथन इनका क्या है? यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी। अगर उन्हें छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी। यदि छोड़ा जाए है ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी। और यदि छेड़ा जाए तो वे काट कर मार डालेंगी। ये कथन किसके बारे में है? अंग्रेज़ के बारे में है। इनका प्रसिद्ध कथन है यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और न छेड़ा जाए तो शहद देंगी। और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वे काट कर मार डालेंगी। ये कथन किसके बारे में है? अंग्रेज़ के बारे में है। और किनका कथन है? अलवर्दी खां का कथन है। अब हम देख लेते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। इनका कालखंड रहा 1756 से 1757 तक। 1756 से 1757 तक। अलवर्दी खां का दौहित्र एवं उत्तराधिकारी अलवर्दी खां का दौहित्र था एवं यानी कि नाती था। सिराजुद्दौला एवं उत्तराधिकारी भी यही बनता है। ब्लैक होल की घटना कब घटता है? ब्लैक होल की घटना कब घटता है? तो 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना कब घटता है? 20 जून 1756 को। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से परास्त हुआ। प्लासी के युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो आपका सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं मीर कासिम के बारे में। मीर कासिम का जो कालखंड रहता है 1760 से लेकर 1763 के बीच रहता है। मीर कासिम का कालखंड कब है? 1760 से लेकर 1763 के बीच में है। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य कौन था? मीर कासिम था। पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार, पूर्व में था ये। पूर्णिया तथा रंगपुर का ये क्या था? फौजदार भी रह चुका था। राजधानी ये क्या करता है? राजधानी जो है आपका मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने का काम करता है।
राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ ले जाता है? मुंगेर। मुंगेर बिहार में पड़ता है। राजधानी को कहाँ ले जाता है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। राजधानी को कहाँ ले जाता है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ स्थानांतरित करता है। सेना गठन की अगर बात करते हैं, यूरोपीय पद्धति का निश्चय। यूरोपीय पद्धति का निश्चय करता है। यूरोपीय पद्धति का निश्चय करता है। मुंगेर की अगर बात करते हैं, तोपों तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था होती थी। यहाँ पे मुंगेर में आपका तोपे तथा तोड़दार बंदूक बनाने की व्यवस्था होती थी। बॉक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त होता है। बॉक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त होता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम अगला पॉइंट देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इतनी सारे पॉइंट बनते हैं, उसको हम देख लेते हैं। किसके बारे में? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक पूछा किसे माना जाता है, तो किसे? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। सिराजुद्दौला को हराया कहाँ पे? प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में किसके मध्य युद्ध हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर कब से कब तक रहा? बंगाल का जो गवर्नर रहता है 1757 से 60, 1757 से 60, फिर आपका 65 से 67, 1757 से 60 याद रखेंगे, 1757 से 60, फिर 65 से 67। इलाहाबाद की संधि किसके किसके मध्य करता है? इलाहाबाद की संधि किसके किसके मध्य करता है? तो इलाहाबाद की संधि जो है आपका, इलाहाबाद की जो संधि है आपका शाह आलम द्वितीय तथा सुजाउद्दौला के मध्य करता है। शाह आलम इलाहाबाद की जो संधि है शाह आलम द्वितीय तथा सुजाउद्दौला के मध्य करता है। श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह अंग्रेजी सैनिकों का श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था? श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। संस्थापक बंगाल में लुटेरा राज्य का संस्थापक बंगाल में लुटेरा राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में लुटेरा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। जननेता की अगर बात करते हैं, सैनिकों के रूप में अगर जननेता की बात करते तो वो कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, प्लासी वर्तमान नाम क्या था? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर था? पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी जो है आपका वर्तमान नाम क्या है? प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल राज्य के कहाँ पे? नदिया जिले में स्थित। कौन सा जिले में? नदिया जिले में स्थित। नदिया जिले में स्थित है। किस नदी किनारे है? भागीरथी नदी किनारे है। कौन सा नदी किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे है। कंपनी द्वारा नियुक्त दो दीवान उपदीवान कंपनी द्वारा नियुक्त दो उपदीवान कौन कौन थे? तो मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए, मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए, और राजा सिताब राय बिहार के लिए। याद रखेंगे इसे। मोहम्मद रजा खान कहाँ के लिए? बंगाल के लिए, और राजा सिताब राय कहाँ के लिए? बिहार के लिए। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, राजा सिताब राय बिहार के लिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। राजा सिताब राय बिहार के लिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। बंगाल के नवाब कौन था? मीर जाफर था। राजा सिताब राय बिहार के लिए, राजा सिताब राय कहाँ के लिए? बिहार के लिए था। वही हम बात कर लेते हैं, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। अगला पॉइंट हम देखते हैं बक्सर का युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध कब होता है? बक्सर का युद्ध जो होता है 22 अक्टूबर 1764 को समाप्त होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध कब समाप्त होता है? 22 अक्टूबर 1764 को समाप्त होता है। बक्सर का युद्ध कब समाप्त होता है? 22 अक्टूबर 1764 को समाप्त होता है। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज के मध्य होता है। इनमें तीन मिलीजुली शक्ति को हराने का काम करता है कौन? अंग्रेज। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली मुगल शासक शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज युद्ध होता है। अंग्रेज सेना की कमान किसके हाथों में था? तो हेक्टर मुनरो। अंग्रेज सेना का जो सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। अंग्रेज सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। वहीं बंगाल का तत्कालिक नवाब उस समय कौन था? तो मीर जाफर था। मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में।
शाह आलम द्वितीय का जो कालखंड रहता है 1759 से लेकर 1806 के बीच रहता है। शाह आलम द्वितीय का जो कालखंड रहता है 1759 से लेकर 1806 के मध्य रहता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि के मध्य घटनाक्रम, इलाहाबाद की दूसरी संधि के मध्य की जो घटनाक्रम है शाह आलम जो है उसके बाद क्या हो जाता है, शाह आलम को जो है अंग्रेजी संरक्षण में रखा जाता है, अंग्रेजी संरक्षण में रखा जाता है। इलाहाबाद में रखा गया, कहाँ पे, इलाहाबाद में रखा गया। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा करा के क्षेत्र शाह आलम को दिया जाता है। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा करा के क्षेत्र किसको दिया, शाह आलम द्वितीय को दिया जाता है। वहीं हम बात कर लेते हैं 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 का फरमान। 12 अगस्त 1765 की फरमान की अगर हम बात करते हैं, 12 अगस्त 1765 की फरमान की बात करते हैं, कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदत्त की गई। कंपनी को जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिल जाती हैं। कंपनी द्वारा सम्राट को कितना 26 लाख रुपये पेंशन दिया होता है। 12 अगस्त 1765 के फरमान की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी अस्थायी रूप से मिल जाती हैं। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये पेंशन देय होती हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, डुप्ले के बारे में देख लेते हैं। डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय व्यापार भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाया। पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यापार भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाने का काम कौन करता है, तो डुप्ले करता है। कौन करता है, डुप्ले करता है। सूरत की बात करते हैं, फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना। सूरत की बात करते हैं तो फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना की स्थापना कहाँ पे की जाती है, सूरत में की जाती है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के बारे में। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के बारे में देख लेते हैं। पंजाब के बारे में अगर हम बात करें तो रणजीत सिंह। पंजाब के बारे में अगर हम बात करें तो रणजीत सिंह। पंजाब के बारे में अगर हम बात करें तो रणजीत सिंह। इनका जन्म कब होता है, 13 नवंबर 1780 को। 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर इनका जन्म। पंजाब की बात करें तो रणजीत सिंह का जन्म कब होता है, 13 नवंबर 1780 को। 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया किसके यहाँ, महासिंह के घर, महासिंह के घर। अमृतसर के महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ के मध्य संधि होता है। अमृतसर की जो संधि है महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ के मध्य होता है। कब होता है, तो तिथि है 25 अप्रैल 1809। अमृतसर की जो संधि होता है किसके मध्य होता है, तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ के मध्य होता है। ये तिथि कब है, 25 अप्रैल 1809 को। चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवाकर वापस जमान शाह को पास भेजा। रणजीत सिंह ने काम किया था, चिनाब नदी में गिरी जमान शाह के तोपों को निकलवाकर वापस जमान शाह के पास भेजा। जमान शाह लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदत्त करता है। जमान शाह जो है लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदत्त करता है। सत्रह सौ 1799 में लाहौर पर अधिकार। 1799 में किसका, लाहौर पर रणजीत सिंह का लाहौर पर अधिकार हो जाता है और लाहौर को राजधानी घोषित कर देते हैं। तो 1799 में लाहौर पर अधिकार हो जाता है किसका, रणजीत सिंह का, और लाहौर को राजधानी घोषित कर दिया जाता है। जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार माना। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार माना। 1805 की अगर बात करते हैं तो भंगी मिसल से अमृतसर छीना। 1805 की अगर बात करते हैं तो भंगी मिसल से अमृतसर छीनने का काम किसने किया, रणजीत सिंह ने किया। किस मिसल से, भंगी मिसल से इन्होंने छीनने का काम किया था। शाह शुजा के बारे में बात करते हैं, रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार। शाह शुजा से क्या, रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार मिला था। कोहिनूर किसके द्वारा मिला था आपका, शाह शुजा के माध्यम से मिला था। किनको, रणजीत सिंह को मिला था। विक्टर जाकमा के बारे में हम देखते हैं, फ्रांसीसी पर्यटक था। विक्टर जाकमा के बारे में हम देखते हैं, ये क्या थे, फ्रांसीसी पर्यटक थे। रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से, बोनापार्ट से करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, विक्टर जाकमा है। विक्टर जाकमा क्या थे, फ्रांसीसी पर्यटक थे। रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से करने का काम किसने किया है, विक्टर जाकमा ने किया है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, फरीक अजुद्दीन।
फरीक अजउद्दीन के बारे में देख लेते हैं। रंजीत सिंह का विदेशी मंत्री फरीक अजउद्दीन, रंजीत सिंह का विदेशी मंत्री फरीक अजउद्दीन रंजीत सिंह का क्या था, विदेशी मंत्री थे। प्रसिद्ध कथन के बारे में अगर हम बात करते हैं, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। रंजीत सिंह का कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अगला पॉइंट जो है हमारा पंजाब के बारे में है। पंजाब लाहौर राजनीतिक राजधानी थी। पंजाब की जो राजनीतिक राजधानी क्या था आपका, लाहौर था। और वहीं धार्मिक राजधानी की बात अगर करें तो कौन था, अमृतसर था। पंजाब की अगर हम बात करते हैं राजनीतिक राजधानी की तो कौन था, लाहौर था। वहीं हम धार्मिक राजधानी की बात करें तो वो कौन था, अमृतसर था। चिलियावाला का युद्ध के बारे में देख लेते हैं। चिलियावाला के युद्ध की आरंभ तिथि कब होता है, 13 जनवरी 1849 को। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला की युद्ध आरंभ हो जाता है। लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। शेर सिंह सिख सेना का नेतृत्व कर रहा था। शेर सिंह सिख सेना का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था, इस समय का आपका लॉर्ड डलहौजी थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था, 13 जनवरी 1849 को हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लॉर्ड गफ कर रहा था। सिख नेता का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो शेर सिंह कर रहा था। युद्ध का परिणाम नहीं निकलता है। तत्कालीन गवर्नर कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। पंजाब के बारे में ही आपका 1849 की जो घटना है, 1849 की जो घटना है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति होता है, जिसमें पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। अध्यक्ष कौन होता है, इसमें 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। सदस्य अध्यक्ष इसमें कौन होता है, सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस के अध्यक्ष होते हैं। इसमें सदस्य की बात करते हैं तो सदस्य आपका सर जॉन लॉरेंस है और आपका चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले। इसमें सदस्य कौन कौन थे आपका, तो जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले हैं। 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है पंजाब पर शासन हेतु। पंजाब पे किसके, पंजाब पे शासन हेतु, जिसके अध्यक्ष कौन है, सर हेनरी लॉरेंस है और सदस्य कौन है, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले। अगला हम बात देख लेते हैं। दिलीप सिंह के बारे में देख लेते हैं। दिलीप सिंह के बारे में देख लेते हैं। अंतिम सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, दिलीप सिंह थे। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, दिलीप सिंह थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, इनका कार्यकाल जो 1843 से 1849 के बीच रहा है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, 1843 से 1849 तक रहा है। धर्म परिवर्तन की बात करें तो ये सिख से ईसाई बन जाते हैं। धर्म परिवर्तन की अगर बात करें तो ये सिख से ईसाई बन जाते हैं। यात्रा की बात करें तो कहाँ गए थे, रूस की तरफ, रूस की यात्रा इन्होंने किया था। प्लान की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन, अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन, अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन। इनका निधन कब हो जाता है, अक्टूबर 1893 में। 1893 में इनका निधन कब हो जाता है, अक्टूबर 1893 में। कहाँ पे, पेरिस में। इनका निधन कब हो जाता है, अक्टूबर 1893 में। कहाँ पे, पेरिस में इनका निधन हो जाता है। इनकी अंत्येष्टि अंतिम कार्यक्रम कहाँ पे किया जाता है, इंग्लैंड में किया जाता है, इंग्लैंड में किया जाता है। तो इतनी पॉइंट यहाँ से बन जाता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। मैसूर के बारे में हम देख लेते हैं। मैसूर के बारे में देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था, इसका समय अवधि था आपका 1767 से 69। 1767 से 69 के बीच हैदर अली बनाम अंग्रेज था। विजेता कौन था, हैदर अली। विजेता कौन था, हैदर अली था। तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर कौन था, तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर कौन था, वेरलेस था। तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर कौन था, वेरलेस था। युद्ध समाप्ति कब हो जाती है, मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 में। 4 अप्रैल 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हम करते हैं तो इनकी समय अवधि कब है, 1767 से 69 के बीच में है। हैदर अली बनाम अंग्रेज है। विजेता कौन होता है इसमें, हैदर अली विजेता होता है। तत्कालीन
गवर्नर कौन था उस समय का? तो वेरेलेस्ट था। युद्ध समाप्ति होता है मद्रास की, युद्ध समाप्ति होता है किसके तहत? मद्रास की संधि के तहत। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका समाप्ति किसके संधि के तहत होता है? तो मद्रास की संधि के तहत होता है। कब होता है? तो 1769 में होता है। वही हम बात कर लेते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो अवधि है कब से कब तक है? 1780 से 84 के बीच है। 1780 के 84 के बीच है। घटनाक्रम की अगर बात करते हैं, हैदर अली जो है 1780 जुलाई 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं। कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं। कर्नल बेली की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर आरकट पर अधिकार कर लेते हैं। कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर कहाँ पे? आरकट पे अधिकार कर लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब है आपका? 1780 से 1784 के मध्य है। इसके बीच की जो घटनाक्रम है उसको हम देख लेते हैं। हैदर अली जो है जुलाई 1780 में कर्नाटक पे आक्रमण करते हैं। कर्नल बेली की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर आरकाट पे अधिकार कर लेते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं टीपू के बारे में। पोल्लीलूर हेक्टर मुनरो की सेना को परास्त करते हैं। पोल्लीलूर में हेक्टर मुनरो की सेना को परास्त करते हैं। वही हम बात कर लेते हैं 1781 की घटनाक्रम को। 1781 की घटनाक्रम को हैदर अली बनाम आयरकूट के मध्य संघर्ष होता है। हैदर अली बनाम आयरकूट के मध्य संघर्ष होता है। पोर्टोनोवा, पोल्लीलूर और आपका सोलीगुर कहाँ पे आपका? पोर्टोनोवा, पोल्लीलूर और सोलीगुर पे, जहाँ पे आयरकूट ने हैदर को हराया। आयरकूट यहाँ पे क्या करता है? हैदर अली को हरा देता है। पोर्टोनोवा के युद्ध में, पोल्लीलूर के युद्ध में और सोलीगुर के युद्ध में आपका आयरकूट ने किसको हरा दिया? तो आपको हैदर अली को हरा दिया। कब? 1781 में। कब? 1781 में। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। दिसंबर 1782 में हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं 1784 की घटना का। 1784 घटना की बात कर लेते हैं। मंगलोर की संधि टीपू और अंग्रेज के मध्य होता है। 1784 में किसकी संधि होता है? 1784 में मंगलोर की संधि होता है। किसके मध्य होता है? टीपू और अंग्रेज के मध्य होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समापन किस संधि के तहत होता है? तो मैंगलोर की संधि के तहत। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन आपका मद्रास की संधि के तहत हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समापन किसके तहत होता है? आपका 1784 में होता है। मैंगलोर की संधि के तहत होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती है। हम देख लेते हैं तृतीय मैसूर आंग्ल युद्ध के बारे में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देख लेते हैं। इसकी समय अवधि क्या है? 1790 से 92 है। 1790 से 92 है। 1790 से 92 है। एक तरफ है कानवालिस मराठा निजाम बनाम टीपू। कानवालिस मराठा निजाम बनाम टीपू है। एक तरफ है कानवालिस मराठा और निजाम और दूसरी तरफ है आपका टीपू। श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, युद्ध समाप्ति हो जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत युद्ध समाप्त हो जाता है, जिसमें जो है आपका हरजाना के रूप में टीपू का आधा राज अंग्रेजों तथा उसके सहयोगियों में को प्राप्त होता है। टीपू का आधा राज जो है अंग्रेजों तथा उसके साथियों को प्राप्त होता है। वहीं पे टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में वसूली की जाती है। टीपू से 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में वसूली की जाती है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होता है? मार्च 1792 में होता है। टीपू सुल्तान तथा कानवालिस के मध्य किसके मध्य होता है? टीपू सुल्तान और कानवालिस के मध्य होता है। कानवालिस उस समय का आपका गवर्नर था। टीपू सुल्तान और कानवालिस के मध्य होता है किसका संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। कब होता है? मार्च 1792 में होता है। परिणाम क्या होता है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समापन किस संधि के तहत होता है? तो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत होता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 कब? 1799 में होता है, जिसमें टीपू की मृत्यु जिसमें क्या हो जाता है? टीपू की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से कोई संधि नहीं होता है। अब जो है अंग्रेज सेना का नेतृत्व हो जाता है। अंग्रेज सेना का इसमें नेतृत्व हो जाता है। अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? चौथा आपका आंग्ल मैसूर युद्ध में तो बेलेजली और स्टुअर्ट। अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन था? तो बेलेजली और स्टुअर्ट था।
महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा बेलेस्ली को प्रदत्त उपाधि था मार्क्वेस। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा बेलेस्ली को प्रदत्त उपाधि क्या था? मार्क्वेस का। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठाया दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और होगले श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी को पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अब हम देख लेते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ के बारे में देख लेते हैं। 1740 से 1765 की जो इनकी नीतियाँ थी, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। 1740 से 1765 की जो कालखंड था उनमें इनकी नीतियाँ थी, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष था। 1765 से 1813 में सुरक्षा प्रकोष्ठ। 1765 से 1813 में सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति घेरे की नीति। 1765 से 1813 ईस्वी में सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी नीति घेरे की नीति की स्थापना की जाती है। 1935 से 1947 ईस्वी में 1935 से 1947 ईस्वी बराबर के संघ की नीति की स्थापना की जाती है। अगला जो पॉइंट है हमारा 1858 से 1935 अधीनस्थ संघ की नीति। 1858 से 1935 में अधीनस्थ संघ की नीति को अपनाया जाता है। 1813 से लेकर अगर 1857 की अगर हम बात करें, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति की स्थापना की जाती है। 1813 से 1857 के बीच अधीनस्थ पार्थक्य की नीति की स्थापना की जाती है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। इसकी जो घोषणा है, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देख लेते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति। स्थानांतरण की बात करते हैं राजकीय कोषागार का। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कोषागार की स्थापना करता है। कहाँ से कहाँ? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। विचार की बात करते हैं समस्त भूमि शासक की विचार रखता है। परीक्षण और अशुद्धि की बात करते हैं राजस्व सुधारों के लिए। प्रशिक्षण और अशुद्धि की बात करते हैं राजस्व सुधारों के लिए। 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होता है। महाभियोग के मुकदमे का सामना इसे करना होता है। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करें, घोषणा होता है बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा करता है। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति घोषणा करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। स्थानांतरण होता है राजकीय कोषागार का। कहाँ से कहाँ? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आता है इसे। विचार की बात करते हैं समस्त भूमि शासक की। इसकी विचार क्या था? समस्त भूमि शासक की। प्रशिक्षण और अशुद्धि की बात करते हैं राजस्व सुधारों के लिए। 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होता है। महाभियोग के मुकदमे का सामना इसे करना होता है। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हम देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के प्रमुख सहायक संधि के बारे में देखते हैं। तो किससे संधि किया? तो हैदराबाद से संधि किया। किससे संधि किया? तो हैदराबाद से संधि किया। किससे संधि करता है? हैदराबाद से संधि करता है। उसके बाद मैसूर से संधि करता है, तंजौर से संधि करता है, हैदराबाद, फिर अवध से, फिर पेशवा से, भोसले से और सिंधिया से। तो प्रमुख सहायक संधि, आपका सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। इसमें हैदराबाद से संधि करता है, मैसूर से करता है, तंजौर से करता है, हैदराबाद से करता है, अवध से करता है, पेशवा से करता है, भोसले से करता है और सिंधिया से करता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में हम देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में देख लेते हैं। इनका कार्यभार जो है आपका जुलाई 1828 में, कार्यभार कब संभालते हैं? जुलाई 1828 में। सती प्रथा बालिका शिशुवध को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। सती प्रथा बालिका शिशुवध को समाप्त करने के लिए प्रयत्न कौन करते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंक करते हैं। ठगी का अंत करते हैं। ठगी प्रथा को अंत करते हैं। भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति, भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाते हैं। 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं। 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं। कब? 1833 में। कार्यभार कब संभालते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक? 1828 में। सती प्रथा बालिका शिशु वध को समाप्त करने का काम कौन करते हैं? तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक करते हैं। ठगी का अंत कौन करते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंक करते हैं। भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाते हैं। 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा नियुक्त होते हैं? 1833 में। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठगों के विरुद्ध कार्रवाई कौन करते हैं? कैप्टन सलीमैन की नियुक्ति होती है। ठगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए किसकी नियुक्ति होती है? कैप्टन सलीमैन की नियुक्ति होती है। 1831 में मैसूर का, देखिए अंग्रेजी राज्यों में विलय की अगर बात करते हैं, अंग्रेजी राज्यों में विलय की अगर हम बात करते हैं तो 1831 में मैसूर का विलय कर लिया जाता है। 1831 में मैसूर का विलय कर लिया जाता है। और 1834 में कुर्क और कछार का 1834 में कुर्क और कछार का विलय कर लिया जाता है। अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपातित करके केवल बम्बई बंदरगाह से ही निर्यात, अफीम के व्यापार को नियमित और अनुपातित करके केवल बम्बई के बंदरगाह से ही निर्यात किया जाता था। निजाम नासिरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया। निजाम नासिरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया। हम देख लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम देख लेते हैं। कानून की विशिष्टता का नियम, कानून की विशिष्टता का नियम किसने लागू किया था? भारत में लागू। कानून की विशिष्टता का नियम लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कहाँ पे? भारत में लागू किया था। कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत, कॉर्नवालिस संहिता इसने प्रस्तुत किया था। शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। कर न्याय प्रशासन पृथक, कर न्याय प्रशासन क्या थे? पृथक किए गए। भारत के प्रथम विधा सिविल सेवा का आरंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इनकी मृत्यु कब हो जाता है? इनकी मृत्यु है 5 अक्टूबर 1808 की। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 5 अक्टूबर 1808 को। 8 की गाजीपुर में कब्र, गाजीपुर में कब्र भी यहीं पे है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पे है? गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पे है? तो आपका गाजीपुर में है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी का जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1848 से 1856 के मध्य। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल कब से कब रहा? 1848 से 1856 के मध्य रहा। इसमें अवध का विलय करता है। अवध का विलय करने का काम कौन किसका है? लॉर्ड डलहौजी का था। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप, वाजिद अली शाह पे किसका कुशासन का आरोप लगाता है? भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास, भारत के रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया। भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के लिए चला था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के लिए चला था। एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना बैम्पका सिद्धांत के तहत विलय, बैम्पका सिद्धांत के तहत इसे विलय कर लिया जाता है। बैम्पका सिद्धांत के तहत किसे किसे विलय किया जाता है? प्रथम जो है सतारा को विलय किया जाता है, प्रथम सतारा को विलय किया जाता है, प्रथम सतारा को विलय किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बैम्पगत का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? तो लॉर्ड डलहौजी है। और बैम्पगत सिद्धांत के तहत जो है आपका किस राज्य को आपको अपनाने का काम करता है सर्वप्रथम? तो आपका सतारा को विलय करता है, सतारा को विलय करता है। उसके बाद जैतपुर एवं संभलपुर, फिर बाघाट 1850 में, उदयपुर, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। बैम्पका सिद्धांत के तहत जो विलय होता है किसको? सतारा का सर्वप्रथम 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को जो है 1854 में। करौली 1855 का बैम्पगत प्रस्ताव कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर द्वारा अस्वीकृत हो जाता है। करौली 1855 में का बैम्पगत प्रस्ताव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा अस्वीकृत हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी ही भारत में विद्युत तार की प्रारंभकर्ता था। भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। 1852 ईस्वी
सैंगनेसी विद्युत तार विभाग के अधीक्षक हो गए 1852 ईस्वी में हो गए। सैंगनेसी हो गए विद्युत तार विभाग के अधीक्षक थे। 1857 के विद्रोही का मृत्यु पूर्व कथन, 1857 के विद्रोही का मृत्यु पूर्व कथन हो गए इस तार ने हमारा गला घोट दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोही का मृत्यु पर कथन क्या था? इस तार ने हमारा गला घोट दिया। अवध के विलय के बारे में देख लेते हैं। 1854 ईस्वी 1854 में सलीमन के स्थान पर 1854 में सलीमन के स्थान पर जेम्स आउटर्म अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त होता है। 1854 की बात करते हैं, सलीमन के स्थान पर जेम्स आउटर्म, किसको? जेम्स आउटर्म को अवध का अगले ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया जाता है। आउटर्म इसी की रिपोर्ट ने को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। आउटर्म इसी के रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय हो जाता है। 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय हो जाता है। 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय हो जाता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय, ब्रिटिश भारत का क्या है? प्रथम वायसराय है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करता है। कब? 1856 में। 1 नवंबर 1858 की बात करते हैं, 1 नवंबर 1858 की बात करते हैं तो महारानी की घोषणा इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित होता है। 1 नवंबर 1858 की जो घटना है, महारानी की उद्घोषणा होती है, इलाहाबाद के लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति, भारत के शासन के सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा, भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा करता है। लॉर्ड एलन बरो के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड एलन बरो के बारे में देख लेते हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1842 से 44, 1842 से 44 है। लॉर्ड एलन बरो के बारे में देख लेते हैं। इनका कार्यकाल कब से? 1842 से 44 है। दास प्रथा का उन्मूलन, क्वेश्चन पूछता है दास प्रथा का उन्मूलन करने वाले आपका गवर्नर कौन थे? तो आपका एलन बरो थे। एलन बरो थे। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का काम किसने किया था? एलन बरो ने किया था। एलन बरो ने किया था। सिंध को पूर्णपेन से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का काम किसने किया था? तो आपका किसने किया था? तो एलन बरो ने किया था। लॉर्ड मेयो के बारे में देख लेते हैं। इनका कालखंड जो है आपका कब से कब? 1869 से 72 के बीच रहा है। लॉर्ड मेयो के बारे में देख लेते हैं। इनका कालखंड जो 1869 से 72 के बीच में रहा है। प्रथम जनगणना की बात करते हैं, 1872 में आरंभ हुआ। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से ही आरंभ होता है। अंडमान निकोबार में इनकी हत्या कर दी जाती है। अंडमान निकोबार में इनकी हत्या हो जाती है। प्रथम वायसराय कार्यकाल के दौरान हत्या हो जाती है। प्रथम वायसराय थे जिनके कार्यकाल के दौरान इनकी हत्या हो जाती है, तो वो कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। कहाँ पे इनकी हत्या होती है? अंडमान में इनकी हत्या हो जाती है। हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? शेर अली अफरीदी के द्वारा इनकी हत्या की जाती है। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।